Namaskar. Rajasthan is known as the desert state of India. The western part of Rajasthan is a part of the Thar Desert. The economic development of Rajasthan requires development of the desert region also. And for this, the government of Rajasthan as well as the government of India has taken certain measures. And today we will study about the desert development programs that are being implemented in the state of Rajasthan. राजस्थान एक रेगिस्तानी राज्य है। राज्य का पश्चिमी क्षेत्र थार मरुस्थल का एक भाग है। राजस्थान के आर्थिक विकास के लिए यह ज़रूरी है कि राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र का भी आर्थिक विकास करके वहाँ पर रहने वालों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति के प्रयास किए जाएं, जिससे कि उनका जीवन स्तर सुधरे। और साथ ही हमें ये भी कोशिश करनी है कि जो मरुस्थल की प्रक्रिया है उस मरुस्थल की प्रक्रिया में वृद्धि होने से रोका जाए और मरुस्थल के अंतर्गत जो क्षेत्र है, जो वृद्धि होती जा रही है जिस क्षेत्र की, उसको भी कम किया जाए। इस प्रयास में हमारे राज्य राजस्थान की सरकार एवं देश की केंद्रीय सरकार दोनों ने कई मरु विकास कार्यक्रमों का बनाया है और उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो आज हम राजस्थान में होने वाले क्रियान्वित किए जाने वाले या राजस्थान सरकार ने जो मरु विकास के कार्यक्रम बनाए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। राज्य की शुष्क जलवायु, ऊंचे तापमान और कम वर्षा मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण है। हमारा राज्य राजस्थान एक शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है और यह अकाल और सूखे से प्रभावित एक राज्य है जिसमें कि अत्यधिक मानव एवं पशुधन दबाव पाया जाता है और इस कारण मरुस्थलीकरण की यह समस्या भी बढ़ती चली जा रही है। जनसंख्या का दबाव भूमि के उपयोग में परिवर्तन ला रहा है और इस कारण भूमि का डिग्रेडेशन होता चला जा रहा है और यह मरुस्थलीकरण के वृद्धि का एक कारण है। मरुस्थलीकरण राजस्थान में एक दीर्घकालिक और अनवरत प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि मरुस्थलीकरण एक नई समस्या है। मरुस्थलीकरण की ये जो समस्या है यह बहुत राज्य में पुरानी समस्या है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश हुआ वो यही कहा जाता है, इतिहासकार यही कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जब जलवायु परिवर्तन हुए और शुष्क जलवायु क्रिएट हुई तभी से ये मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो मरुस्थल में परिवर्तित हुआ। तो मरुस्थलीकरण राजस्थान की एक दीर्घकालिक और अनवरत प्रक्रिया है। इसके यह जो प्रक्रिया है यह इतनी गहन और विस्तृत है कि इससे जो नुकसान हो रहा है वो बहुत पूरे राज्य की आर्थिक और सामाजिक जो विकास है उसको प्रभावित करता है। पुराने समय में भी, मतलब स्वतंत्रता से पूर्व के जो समय है उसमें भी जो रजवाड़े, रियासतें और जो राजा थे उन्होंने अपने अपने लेवल पर वृक्षारोपण करके एनीकट्स, बांध और तालाबों के निर्माण जैसे प्रयत्न करके ये कोशिश की कि जो भी वर्षा हो रही है उस वर्षा जल को एकत्रित किया जाए
और जो वहाँ की जो उनके राज्य की या रजवाड़ों की और रियासतों की जो जनसंख्या है उसको जल उपलब्ध कराया जा सके। और इसी जो मरुस्थल को रोकने के लिए यह भी आवश्यक है कि क्षेत्र के जो वनस्पति आवरण हैं उसके विनाश को रोका जाए। वैसे भी राजस्थान में मरुस्थलीय जलवायु है तो वनस्पति बहुत विरल और छितराई हुई है, और अगर उस वनस्पति का भी अनुचित दोहन होएगा तो मरुस्थलीय परिस्थितियां और बढ़ जाएंगी। और वनस्पति को बचाने के अंतर्गत जोधपुर रियासत के खेजड़ली ग्राम की अमृता देवी ने अपने 363 व्यक्तियों के साथ वृक्षों की रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग किया था। यह सब स्वतंत्रता से पूर्व हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1951-52 में भारतीय विज्ञान परिषद द्वारा मरुस्थल के संसाधनों के संरक्षण और विकास पर एक सिंपोजियम किया गया था। 1950-51 या कि हम कहें स्वतंत्रता से पूर्व, हम जानते हैं कि राजस्थान कई रियासतों और रजवाड़ों में बटा हुआ था। ये रियासतें और रजवाड़े अपने अपने लेवल पर अपने अपने तरीके से मरुस्थलीकरण को रोकने के और अपनी जनसंख्या को मरुस्थलीकरण के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए तो कार्य कर रहे थे, किंतु जो संगठित प्रयास किए गए वे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही संभव हो सके। और उनमें जो पहला प्रयास था वह 1951-52 में भारतीय विज्ञान परिषद द्वारा सिंपोजियम के द्वारा किया गया, जब उन्होंने इस सिंपोजियम के द्वारा यह पता करने की कोशिश की या यह अध्ययन किया कि मरुस्थल के संसाधनों का कैसे विकास किया जाए और उन संसाधनों का किस तरीके से संरक्षण किया जाए। 1957 में मरुस्थलीय वृक्षारोपण और मृदा संरक्षण स्टेशन जोधपुर की स्थापना की गई। यह जोधपुर में पहला गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन था जिसने कि मरुस्थलों में स्पेसिफिकली किस तरीके से मृदा का संरक्षण करा जाए इसके बारे में साइंटिफिक स्टडी करी, और साथ ही जो वेस्टर्न रीजन है वहाँ पे वन वृक्षारोपण के द्वारा ग्रीनरी करके और वहाँ के जो स्थानांतरणशील स्तूप थे उनको किस प्रकार से स्टेबलाइज किया जाए, ये इन्होंने इनका अध्ययन का और इनके कार्य का मेन एम और फोकस था कि स्थानांतरणशील जो सैंड ड्यून्स हैं उनको स्टेबलाइज किया जाए, उस क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाए और मृदा प्रदूषण को रोका जा सके। इसी समय 1955 से 58 या हम कह सकते हैं 1955 से 1960 या 65 तक के बीच में यूनेस्को ने भी विश्व के मरुस्थलों में मरुस्थलीकरण एवं शुष्कता की समस्या के निदान हेतु गहन शोध कार्यक्रम निर्धारित किया। पूरे विश्व में मरुस्थलीकरण की समस्या बढ़ती जा रही है और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद तो औद्योगिकरण के बाद तो जब साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स बढ़े और जनसंख्या भी साथ साथ बढ़ी तो पूरे विश्व में नेचुरल रिसोर्सेज का अति दोहन होने लगा और इसी समय भूमि पर दबाव पड़ने से जो प्राकृतिक वन जंगल या वनस्पति थे उनका भी
विदोहन होने लगा, उनका भी विनाश होने लगा भूमि को अन्य उपयोगों के अंतर्गत लेने के लिए। तो यूनेस्को ने 1950 से लेकर के 60-65 तक इस बारे में पूरे विश्व में शोध को प्रोत्साहित किया कि किस तरीके से मरुस्थलीकरण और जो ड्राइनेस है या शुष्कता है इसकी समस्या का निदान किया जा सकता है। इसके लिए गहन शोध कार्यक्रम निर्धारित किए गए पूरे विश्व में। इसी समय जोधपुर में मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसे कि बहुत कॉमनली CAZRI या काजरी के नाम से जाना जाता है, तो काजरी जोधपुर की स्थापना की गई। यह जो काजरी था, इसके प्रयासों से कई प्रकार की खोजों के आधार पर मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को समझने और उसको कम करने के प्रयास किए गए। काजरी ने इस क्षेत्र में मरुस्थलीकरण को रोकने के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है। 1966 में मरु विकास बोर्ड की स्थापना की गई और यह मरु विकास बोर्ड, जैसा कि नाम कह रहा है, यह भी मरुस्थलीय जो क्षेत्र हैं उसके आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बनाया गया एक बोर्ड था, जो कि मरुस्थलीय भूमि के विकास के लिए कार्य करना, नीतियां बनाना और उन नीतियों को क्रियान्वयन करना इस बोर्ड का कार्य था। सन 1974-75 में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, जिसे कि हम DPAP ड्रॉथ प्रोन एरिया प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, उसका क्रियान्वयन किया गया और जो 1966 में मरु विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी, उस मरु विकास बोर्ड को इस सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम DPAP के अंतर्गत मर्ज कर दिया गया। ये जो DPAP प्रोग्राम था, यह भी इसीलिए था कि जो हम जानते हैं कि राजस्थान में प्रति 3 वर्ष में किसी न किसी क्षेत्र में या तो सूखा पड़ता है या तो अकाल पड़ता है। तो ये जो DPAP प्रोग्राम था, ये इसलिए था कि हम जो सूखा संभावित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के विकास के लिए इस तरीके से कार्य करें कि हम वो जो सूखा जो बार बार होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम कम कर सकें और कंट्रोल कर सकें। 1977-78 के अंतर्गत ये जो DPAP था, उसके बाद ये तो ड्रॉथ प्रोन था। DPAP जो 1974-75 में जो प्रोग्राम बनाया गया, ये सूखा संभाव्य क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम था। ये था ड्रॉथ प्रोन एरियाज़ के लिए। और जो 1977-78 में एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, वह था मरु विकास कार्यक्रम या डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम और सूखा संभाव्य क्षेत्र प्रोग्राम में एक डिफरेंस था। सूखा संभाव्य क्षेत्र प्रोग्राम तो वो एरियाज़ भी हैं जो कि अभी डेजर्ट कंडीशंस में तो पूरी तरह से नहीं आए हैं, बट जहाँ पे कि शुष्कता बढ़ती चली जा रही है और जहाँ जो सूखे की जो फ्रीक्वेंसी है, हम उसको कंट्रोल करने के लिए ड्रॉथ प्रोन एरिया प्रोग्राम के अंतर्गत हमारी सरकार ने कार्य किया। और जो मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में स्टार्ट किया गया, वो मरुस्थलों के विकास के लिए था या डेजर्ट के डेवलपमेंट के लिए ये प्रोग्राम था। जो ये DDP या मरु विकास कार्यक्रम था, सरकार द्वारा जो ये स्टार्ट किया गया कार्यक्रम,
1977-78 में इसके जो प्रमुख उद्देश्य थे वे थे मरुस्थल के विकास को रोकना। जैसा कि हमने अपने पिछले 2 वीडियोज़ में देखा कि मरुस्थलीकरण की समस्या में वृद्धि हो रही है और इसकी वजह से जो शुष्क क्षेत्र है या जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसके क्षेत्रफल में भी वृद्धि हो रही है। तो DDP का जो एम था वो ये था कि मरुस्थल का जो विस्तार हो रहा है उस मरुस्थलीय क्षेत्र के विस्तार को रोका जाए, शुष्क कंडीशंस को रोका जाए। उसके साथ साथ ही जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें जो संसाधन हैं उनको डेवलप किया जाए, उनका विकास किया जाए और साथ ही साथ क्योंकि मरुस्थलों में जो संसाधन हैं उनका समुचित उपयोग भी किया जाए। उनका मरुस्थलों में जनरली क्या हो रहा है, अगर हम हमारे वेस्टर्न राजस्थान को देखें तो वेस्टर्न राजस्थान के जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। तो पॉपुलेशन तो कम है ही, साथ में इस पॉपुलेशन का जीवन स्तर भी बहुत ऊंचा नहीं है। यहाँ पे की जो पॉपुलेशन की जो लिटरेसी रेट है या साक्षरता रेट है वो भी नीची है और मतलब कम है और आर्थिक रूप से भी ये लोग उतने संपन्न लोग नहीं हैं और इस कारण क्योंकि ये अशिक्षित हैं तो यहाँ पे तकनीकी और वैज्ञानिकी विकास भी कम हुआ है और जो संसाधन अवेलेबल हैं उनका अनुकूलतम उपयोग नहीं हो पा रहा था। तो जो अवेलेबल संसाधन हैं उनके अनुकूलतम उपयोग के लिए, जिससे कि उनका अति दोहन न हो और वो वेस्ट नहीं हो और साथ ही साथ उस क्षेत्र में जो संसाधन हैं उनका विकास हो और साथ में जो मरुभूमि के अंतर्गत या डेजर्ट के अंतर्गत जो क्षेत्र में विस्तार होता जा रहा है उस क्षेत्रफल को कम किया जा सके, डेजर्ट एरियाज़ को कंट्रोल किया जा सके। इन्हीं सब कंडीशंस को लेकर के सरकार द्वारा 1977-78 में मरु विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो आज हमने देखा कि मरुस्थलीकरण की समस्या से निजात पाने के लिए हमारी सरकार विभिन्न स्तरों पर कार्य करती रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले रजवाड़े अपने अपने हिसाब से, रियासतें, राजा और रजवाड़े अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे थे और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1951-52 से ही केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों ही मरुस्थलों के विकास के लिए प्लान्स और पॉलिसीज़ कंटिन्यूसली बनाते रहे हैं। So today we saw that the government of Rajasthan, in coordination with the central government of India, since the independence of India, has been trying to control the problem of desertification and has continuously made plans and programs and seen to their implementation for the upliftment and development of the desert areas of the state of Rajasthan. And among these plans or programs is the Desert Development Program initiated in 1977-78. Thank you.